अब तो सबका नोट हो गया, हटा दे रहा उसको मैं, सबका नोट हो गया ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 करना है भाई, देखते हैं क्या पूरा मामला इसमें है। इन एन एटॉमिक बीसीसी, मतलब बीसीसी लैटिस पार्टिकल एटम्स है। इन एन एटॉमिक बीसीसी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर्ड बाय द एटम्स। कौन सा फ्रैक्शन एज का होगा जो एटम से कवर्ड नहीं होगा, मतलब कि आपको यहां पर एज का फ्रैक्शनल अनऑक्यूपेशन कैलकुलेट करना है ना, ध्यान से, आपको यहां पर एज का फ्रैक्शनल अनऑक्यूपेशन कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शनल ऑक्यूपेशन कैलकुलेट कर लेंगे, पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शनल ऑक्यूपेशन कैलकुलेट कर लेंगे, उसको 1 से माइनस करेंगे तो फ्रैक्शनल अनऑक्यूपेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। और बात को समझे ना, सबसे पहले आपको फ्रैक्शनल ऑक्यूपेशन कैलकुलेट करना है, माइनस करेंगे अनऑक्यूपेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, बीसीसी है भैया, ये बीसीसी है, मैं पूरा डायग्राम इसका ड्रॉ करके तब बात करूंगा, है ना, तब आपको ज्यादा सही से क्लियर हो पाएगा। यहां ध्यान दे सारे, ठीक है, क्यूब हो गया। बीसीसी का मतलब मैंने कई बार समझा दिया कि पार्टिकल प्रेजेंट होगा कॉर्नर पे एज वेल एज बॉडी सेंटर, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर एक्चुअल में बॉडी डायगोनल का सेंटर होगा, पार्टिकल यहां पे सिचुएटेड होगा, सबको देख रहा, पार्टिकल यहां पे सिचुएटेड होगा, सबको दिख रहा है ना। अब ध्यान से, हमें किसी एज पे जाना है और फ्रैक्शनल अनऑक्यूपेशन कैलकुलेट करना है। अगर अनऑक्यूपेशन का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे बोल, फ्रैक्शनल ऑक्यूपेशन कैलकुलेट करेंगे, उसको 1 से माइनस करेंगे ना। आपको फ्रैक्शनल ऑक्यूपेशन कैलकुलेट करना होगा, फिर इसको 1 से माइनस करना होगा। और आपको मालूम है, याद करिए, आपको मालूम है कि जो आपका यहां पे रेडियस होता है आर ना, ये √3a/4 होता है, सबको याद है। अगर बीसीसी की बात करेंगे आर इक्वल्स टू √3a/4 हो जाएगा, क्लियर ना। तो चल इसके बाद क्या करेंगे सोच, हाँ भाई, कोई एज आपको कंसीडर करना पड़ेगा। एज कैसा नजर आएगा बोल, यहां पर एज ऐसा नजर आएगा ना, कोई कनेक्शन यहां पे थोड़ी प्रेजेंट है। अगर मामला बीसीसी का है तो हमने पढ़ा था ना कि जो कनेक्शन होगा वो अलोंग द बॉडी डायगोनल होगा, कनेक्शन यहां पर एज पे प्रेजेंट नहीं होगा, सबको याद है। तो यहां पे कनेक्शन एज पे प्रेजेंट नहीं है, इस बात का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है। तो चलिए सबसे पहले इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करें ना, बाकी बाद में सोचेंगे। ये जो लेंथ यहां पर होगा वो ए के बराबर होगा, ये सबको श्योर है ना। तो चलिए सबसे पहले लेंथ ऑक्यूपाइड को कैलकुलेट करने की बात आती है, तो लेंथ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होगा, 2r। अगर यहां पे लेंथ ऑक्यूपाइड को कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, 2r। कैसे बताता हूं, यहां से यहां आर ऑक्यूपाइड है ना, यहां से यहां आर ऑक्यूपाइड है, मतलब बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जो लेंथ ऑक्यूपाइड यहां पर होगा मस्ट बी इक्वल टू 2r, ठीक है। तो अगर इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू आर को लिखा जा सकता है √3a/4, क्या रिजल्ट आएगा बोलो, रिजल्ट यहां पर होगा √3a/2 ना, लेंथ ऑक्यूपाइड कैलकुलेट हो गया। और बताइए, अगर आपको लेंथ अवेलेबल के बारे में सोचना है, वो कुछ नहीं सोचना, तो ए है, वो ए है ना, दिख रहा सबको। और बताइए, तो अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करूंगा जो कि फ्रैक्शनल ऑक्यूपेशन होगा, दिस इज इक्वल टू पॉसिबल होगा लेंथ ऑक्यूपाइड अपॉन लेंथ अवेलेबल। मैटर यहां पे 1d का है ना, लेंथ ऑक्यूपाइड का मतलब यहां पर होगा √3a/2। और बोल लेंथ अवेलेबल यहां पर ए के बराबर होगा, ए से ए का कैंसिलेशन करना पॉसिबल हो गया, बोल क्या रिजल्ट आएगा, √3/2 ना। इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट यहां पे √3/2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमारा टास्क यहां पे फ्रैक्शनल अनऑक्यूपेशन को कैलकुलेट करने का टास्क है। तो बोल फ्रैक्शनल अनऑक्यूपेशन कैलकुलेट करने का मतलब 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑक्यूपेशन होगा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पे 1 में से √3/2 को माइनस करना पड़ेगा, बोल क्या रिजल्ट आएगा, √3 1.732 होता है।
0.134 आंसर यहां पर हो जाएगा 0.134। और अब ये फाइनल हो गया, देख रहा है ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा 0.134। अब ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? हर बात को समझे ना? एज पे कैलकुलेशन आपको करना है तो पहले पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, 1 से माइनस करेंगे तो फ्रैक्शनल अनऑक्यूपेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन में डिमांड किया जा रहा है। हाँ भाई, जैसा क्वेश्चन में डिमांड किया जा रहा है वैसा ऐसे ही उसको पूरा किया जा सकता है ना। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देख, अभी नोट मत कर, 18th भी कर लो, एक साथ नोट करना। 18th कर लो, एक साथ नोट करना इसको। क्वेश्चन पढ़ जरा 18 नंबर। सवाल क्या था भाई? A face-centered cubic lattice is made up of a single type of atom and one of the corners is left unoccupied per unit cell. Calculate packing fraction of such solid. देख क्वेश्चन क्या है। एक एफसीसी ड्रॉ करना है मगर एक कॉर्नर को खाली करना है। एक कॉर्नर क्या रहेगा? खाली रहेगा। फिर आपको पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, करते हैं ना। चलो डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे, बाकी इसका इत्मीनान से डिस्कशन करेंगे। देखते जाओ क्या होगा। यहां ध्यान दो सारे, यहां ध्यान दो। एफसीसी ड्रॉ करना है मगर एक कॉर्नर यहां पे खाली रहेगा। ध्यान से देखिए, एफसीसी ड्रॉ करना है मगर वन कॉर्नर आपको खाली छोड़ना है। ड्रॉ करने के बाद मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना। हाँ जी, वन कॉर्नर मस्ट बी अनऑक्यूपाइड, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो ठीक है भाई, ऐसा करेंगे। फिर कॉर्नर को ड्रॉ करो, एक कॉर्नर खाली छोड़ दो, उसको हमने खाली छोड़ दिया। बाकी कॉर्नर्स पे पार्टिकल पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं। उसके बाद सेम पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट है फेस सेंटर पे भी। क्वेश्चन का यही कहना है, सेम एटम से पूरा क्रिस्टल यहां पे बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट होगा, यहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पर भी ड्रॉ करेंगे। चलो, फ्रंटल फेस का ये सेंटर होगा, रियर फेस का ये सेंटर हो जाएगा। सबको दिखा ना? और आपका टास्क यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का टास्क है। ये 3D का टास्क होगा। ये क्या होगा बोल? 3D का टास्क होगा ना। दो कैलकुलेशन आपको यहां पे करना पड़ेगा, वी ऑक्यूपाइड एंड वी अवेलेबल करना पड़ेगा ना। लेकिन सबसे पहले आप यहां पे जेड को कैलकुलेट करो। ये उससे भी पहले अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा आर इज इक्वल टू क्या बोल? a/2√2 ना। आर इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा a/2√2। जरा z को कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, बता सकते हो? कॉर्नर पार्टिकल यहां पे 7 है कि 8 है? क्या लगता है बोल? कॉर्नर पार्टिकल यहां पे कितना? 7 है ना। आठवां जो कॉर्नर है वो खाली है, एक कॉर्नर यहां पे खाली है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो कॉर्नर पे टोटल 7 पार्टिकल्स यहां पे अवेलेबल है और जो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पार्टिकल का होगा 1/8 के बराबर होगा। ये सबको याद ना। प्लस अगर यहां पे बात करेंगे फेस सेंटर की, फेस सेंटर यहां पे सारा का सारा ऑक्यूपाइड है ना। तो 6 फेस सेंटर यहां पे ऑक्यूपाइड है, जो कंट्रीब्यूशन यहां पे सबका होगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। यहां से इफेक्टिवली जेड को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है ना। बोल क्या रिजल्ट आएगा बोल? ये 3 हो गया, 31/8 ना। अगर यहां से z को कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? दिस विल बी 31/8। बात को समझे? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख। अगर v ऑक्यूपाइड की बात करेंगे तो जस्ट आपको यहां पे करना पड़ेगा z इंटू वॉल्यूम पर पार्टिकल। अगर आपको v ऑक्यूपाइड कैलकुलेट करना है, आपको करना पड़ेगा z इंटू वॉल्यूम पर पार्टिकल। व्हाट अबाउट दिस? 31/8 इंटू ये जो वॉल्यूम पर पार्टिकल होगा दैट विल बी 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल लेटर आर का क्यूब ना। इतना तो कर ही सकते हैं। और अब आपको यहां से आर को सब्सटीट्यूट करना है, तो करिए फिर। 31/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इंटू पाई, आर को लिखा जाएगा a/2√2 ना। इसका भी क्यूब करेंगे। बोर्ड तो फिलअप हो गया। चलो नोट करो, पहले पूरा नोट करो फिर बात करते हैं। पूरा नोट करो फिर बात करेंगे, है ना।
हो गया? अरे नोट हो गया ये बताना पहले, नोट हो गया? सबका हो गया ना? ठीक है, अच्छी बात है, हटा दो इसको। हाँ चलिए, इसको ये तो हो गया होगा, ये साइड तो कंप्लीट हो चुका होगा ना? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? दिस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 31/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाई, बोलिए, ए का क्यूब अपॉन 2√2 का क्यूब कितना? 16√2 ना? तो जस्ट यहां पे आपको 16√2 करना है, कर दिया इसको ऐसा। अब इसको सॉल्व करें, कितना आएगा ये हो गया कैंसल 4 से, यानी रिजल्ट आपको यहां पे नजर आने वाला है 31 इंटू पाई इंटू ए क्यूब बाई 96 ना, बाई 96 इंटू √2 इंटू √2। दिख रहा सबको? अब बोल, तो V ऑक्यूपाइड कैलकुलेट हो गया, V अवेलेबल कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है भैया, तो बस A का क्यूब करने से काम हो जाएगा। तो अगर V अवेलेबल कैलकुलेट करेंगे, A का क्यूब आपको करना पड़ेगा, कर दिया ऐसा। अब बताइए, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की बात है, V ऑक्यूपाइड अपॉन V अवेलेबल करना है, दिस इक्वल्स टू, बोल क्या, ये हो जाएगा 31 इंटू पाई इंटू ए का क्यूब अपॉन यहां पर होगा 96 इंटू √2 इंटू ए का क्यूब ना, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया। राइट आंसर यहां पर होगा 31 इंटू पाई अपॉन 96 मल्टीप्लाइड बाय √2। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कोई जरूरी नहीं है, यहां तक करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई बात सबको समझ में ना? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको भी नोट करिए। पहले क्वेश्चन आए समझ में, यस और नो? सॉल्यूशन सबको क्लियर है? Z यहां पे चेंज हो गया था, बता कैसे चेंज हो गया, बोल। Z आमतौर पे 4 होता है FCC में ना, मगर यहां पे 4 नहीं है, क्यों 4 नहीं बता तो? Z यहां पे 4 क्यों नहीं है, बोलो? 31/8 कैसे हो गया? क्योंकि एक जो लेटिस पॉइंट है वो खाली है ना। क्वेश्चन का साफ कहना है कि एक कॉर्नर आपको यहां पे खाली छोड़ना है, वो हमने छोड़ दिया। उसके बाद अगर Z कैलकुलेट करेंगे तो Z 4 के रेस्पेक्ट में लेस आएगा, ये 31/8 आएगा, ठीक है ना? उसके बाद बड़ी आसानी से V ऑक्यूपाइड कैलकुलेट करना पॉसिबल है, V अवेलेबल कैलकुलेट करना पॉसिबल है, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? चलो जल्दी से नोट करो। अब देख, अब थोड़ा सा वक्त और बचा हुआ है 5 मिनट का, तो जो छोटा छोटा क्वेश्चन यहां पर है ना NCERT वाला, अरे वही बोर्ड लेवल वाला, उसको कर लेते हैं। बोर्ड लेवल वाला जो 2-4 क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन टिक करो जरा, 2, 4 और 8, 2, 4 और 8 करना है, 2, 4 और 8 करना है। दूसरे सवाल पे आओ, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये नोट किया? ये सबका नोट हो गया ना? अरे हो गया। क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। बेंजोइक एसिड, भाई कोई महान आदमी पूछ रहा है कि किसके अलोंग में पैकिंग फ्रैक्शन निकाला? अबे पूरे स्ट्रक्चर का निकाला है भाई, पूरे स्ट्रक्चर का निकाला है बेवकूफ। सेकेंड क्वेश्चन पे, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। बेंजोइक एसिड, बताइए क्या होगा? बेंजोइक एसिड क्या होगा, बोल। देख, बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल है ना, ये बनाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, याद है? अरे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। टेफ्लॉन क्या है? दैट्स अ पॉलीमर। टेफ्लॉन एक पॉलीमर होता है, मालूम है? टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर। पॉलीमर्स आर एमॉर्फस, प्लास्टिक एमॉर्फस था, याद करिए। रबर एमॉर्फस था ना, प्लास्टिक भी एमॉर्फस था। जितना सारा पॉलीमर होगा सबका सब होगा एमॉर्फस।
तो सिंपल सी बात है, टेफ्लॉन हो जाएगा एमॉर्फस। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा बोल, व्हाटएवर पोटेशियम नाइट्रेट, क्रिस्टलाइन। आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन, याद है, आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन, ये हमने डिस्कस करा ना। क्रिस्टलाइन का जो सबसे पहला टाइप आयनिक सॉलिड का ही तो डिस्कशन किया था, ये क्रिस्टलाइन होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होगा बोल, पीवीसी। पीवीसी एक पॉलीमर है, पॉलीमर्स आर एमॉर्फस, याद रख लो, पॉलीमर्स आर एमॉर्फस, पॉलीमर हमेशा एमॉर्फस होता है। तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है पीवीसी, आप पढ़ेंगे, पॉलीमर एक चैप्टर है ना ऑर्गेनिक में, वो पढ़ेंगे वहां पे आप। तो वहां पे देखिए पॉलीमर्स आर ऑलवेज एमॉर्फस, इसको याद कर लेना है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होगा बोल, एमॉर्फस। कॉपर क्या होगा बोल, कॉपर मेटालिक सॉलिड है ना, अरे मेटल है तो मेटालिक सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन, दैट इज क्रिस्टलाइन। हो गया कंप्लीट। नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स, क्रिस्टल्स को क्लासिफाई करना है। सब कुछ यहां पे क्रिस्टलाइन दिया हुआ है, इसको हमें क्लासिफाई करना है, क्रिस्टलाइन को हमें क्लासिफाई करना है। चलिए करते हैं ना। बोल पोटेशियम सल्फेट क्या होगा, आयनिक सॉलिड। हाँ भाई, पोटेशियम सल्फेट यहां पर आयनिक सॉलिड होगा ना, अरे होगा आयनिक। टिन क्या होगा, टिन मेटल है, अरे टिन मेटल है ना, तो ये मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। अरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारा का सारा, ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन। बेंजीन क्या होगा बोल, मॉलिक्यूलर सॉलिड, अरे बेंजीन मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। जब बेंजीन को आप सॉलिडिफाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में, अरे जैसे आइस होता है वैसे बेंजीन का भी आइस बनेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। यूरिया मॉलिक्यूलर सॉलिड, अमोनिया मॉलिक्यूलर सॉलिड, वाटर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिंक सल्फाइड बोल क्या, जिंक सल्फाइड आयोनिक सॉलिड, अरे ZnS। हाँ भाई, जिंक सल्फाइड क्या बोल, ये तो आयनिक सॉलिड है ना, Zn2+ और S2-, ये आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड। ग्रेफाइट याद करो, ग्रेफाइट क्या होता था, कोवलेंट। एक्सेप्शनल केस है ना कोवलेंट का, कोवलेंट का ये एक्सेप्शनल केस है, सबको याद है, ये कोवलेंट का एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। रुबिडिनियम मेटल है, मेटालिक सॉलिड। आर्गन क्या बनाएगा, आर्गन बनाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, आर्गन मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा ना, कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं आपस में, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड कोवलेंट सॉलिड होता है भाई, याद कर ले, ये कोवलेंट सॉलिड होगा। सिलिकॉन कार्बाइड एक 3D नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, आप इसको पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ग्रुप 14 में, क्या पढ़ लिया होगा ना, ग्रुप 14 हो चुका है 11th में शायद। इसमें एक, हाँ भाई याद है, नेटवर्किंग होता है ना सिलिकॉन कार्बाइड में, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉरी कोवलेंट सॉलिड है, ये कोवलेंट सॉलिड होगा, याद कर लो फिलहाल, कोवलेंट सॉलिड है ये। नंबर 8 बता भाई, in the figure given below the site marked as S is a edge center है ना, ये देख रहा सबको, अरे साइट देख रहा सबको, जिसको S से मार्क करा गया वो एज सेंटर है ना, यस और नो बता, तो जिसको S से मार्क करा गया वो एज सेंटर है, आइडेंटिफाई मैंने पिछली क्लास में करा दिया था ना, एज सेंटर, तो राइट आंसर इसका एज सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो टाइम भी हो गया, खत्म करते हैं। होमवर्क जो है उसको थोड़ा सा कंप्लीट करना है खुद से, बीसीसी को, बीसीसी का कुछ करना था ना, वो जो पैकिंग फ्रैक्शन के जो सवाल है उसको कंप्लीट करके अगली क्लास में आना है। बाकी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, तो चलिए अगली क्लास में बात करते हैं फिर।